5 मार्च उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, जहां पर एक गांव पड़ता है फफूंदा, और इसी गांव में एक बारात आई होती है, जिस बारात में काफी पैसे खर्च किए जाते हैं। काफी धूमधाम से ये बारात आती है। दूल्हे और दुल्हन के परिवार इतना खुश रहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई जमीन पर चांद उजड़ जाता है। इतनी खूबसूरत वो दुल्हन सजी होती है। और इसके बाद शादी धूमधाम से की जाती है, और अगले दिन यानी 6 मार्च को इस दुल्हन की विदाई होती है, जिसका नाम प्रगति यादव होता है। और प्रगति अपने ससुराल जाती है। ससुराल पक्ष इतना मजबूत होता है कि जिसके बारे में सोच करके ही प्रगति ने इस लड़के को हाँ बोला था, क्योंकि ससुराल पक्ष के पास तकरीबन 20 से ज्यादा हाइड्रा और क्रेन मिलाकर मतलब करोड़ों की संपत्ति उस अकेले लड़के पर थी, जिसका नाम था दिलीप यादव। और वाकई दिलीप यादव भी बेहद खूबसूरत था और अपने काम के प्रति इतना वफादार था कि जब भी उसे काम मिलता तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी शादी पड़ी है या क्या पड़ा है। वो अपने काम को बखूबी निभाया करता है, यानी बिजनेस को जितना अच्छे से चलाया जा सकता था उतना अच्छे से चलाया जाता था। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर पत्नी अगर आपके जीवन में खराब आ जाए तो आपके जीवन को वो बद से बदतर तो बना ही देती है, लेकिन कभी कभी आपके जीवन को हुई वो पत्नी खत्म भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी लड़की से सोच समझकर शादी नहीं किया और जाने अनजाने या फिर बहुत तेजी में बिना उसके मन को जाने हुए, बिना उसे पहचाने हुए शादी कर लिया, तो आपका वो हाल होने वाला है जो शायद दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मेरठ में किस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ सिंह की हत्या करा दी। तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें कभी पत्नी प्रेमी की हत्या करवा देती है या अपने ही पति की हत्या करा देती है, जिसकी मैं अगर आपको बातें बताने लगूंगा तो शायद ये कहानी नहीं बता पाऊंगा। इतनी घटनाएं घट चुकी हैं कि बयां करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, मैं आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सीधे हम दोस्तों फिर उसी कहानी पर आते हैं। जब ये लड़की अपने ससुराल यानी प्रगति यादव अपने ससुराल जाती है तो वहां पर जैसे गांव में एक रिवाज होता है कि जब भी कोई नई नवेली दुल्हन घर पर आती है तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सब लोग उसका चेहरा देखने के लिए आते हैं, जिसको कहा जाता है कि मुंह दिखाई का रस्म। और उसी मुंह दिखाई के रस्म में सभी लोग अपनी नई नवेली आई दुल्हन को कुछ न कुछ नेग देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, जिसे वो दुल्हन का ही पैसा माना जाता है और वो अपने पास रखती है। और अब प्रगति यादव का भी 6 के बाद यानी 7 मार्च से यही शुरू होता है कि रोज कोई ना कोई आता, उसका मुंह देखता और उसको पैसे देता। और साथ साथ कुछ लोग जो अच्छे परिवार से थे, अच्छे रिश्तेदार थे, वो लोग कुछ सोने के गहने भी गिफ्ट करते। और इसी तरीके से ये सिलसिला तकरीबन 9 से 10 मार्च तक चलता रहा। अब 10 मार्च के बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश का औरैया जिला होता है तो वहां पे खर भेजने की एक प्रथा होती है कि ससुराल पक्ष से 4 या 5 दिन में एक बार दुल्हन को फिर वापस अपने मायके जाना पड़ेगा। और ठीक यही होता है कि जब ये पूरी रस्मों रिवाज निपट जाती है, अच्छा खासा मुंह दिखाई में रकम दुल्हन के पास यानी प्रगति के पास आ जाता है, तो अब प्रगति को जो है मायके एक बार जाना रहता है। उधर बीच होली भी आ गई होती है, तो घर वालों ने ये सोचा, यानी ससुराल वालों ने, कि अब इसे भेज देते हैं और होली के बाद ये फिर वापस आ जाएगी। और ठीक वही हुआ। अब इस लड़की को यहाँ से यानी मतलब अपने ससुराल से फिर उसी गांव यानी फफूंदा वापस भेज दिया गया। अब ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया और वो अपने घर पर जाकर हंसी खुशी से रहने लगी। लेकिन इधर 19 मार्च को जो लड़का होता है जिसका नाम दिलीप यादव होता है, वो कन्नौज के उमरदा के पास एक जगह पड़ता है शाहनगर, और शाहनगर हाइड्रा लेकर कुछ उसे काम मिला होता है। होली के बाद कुछ काम मिला होता है, जिस काम को करने के लिए वो अपने हाइड्रा को अपने घर से लेकर उस जगह पर जाता है। वहां पर काम बखूबी निपटाता है और काम निपटाने के बाद खुद ही हाइड्रा चलाते हुए वापस आ रहा है। में रुककर एक ढाबे पर
चाय पानी करने लगता है। उसी दरमियान उसके बड़े भाई यानी संदीप यादव का फोन आ जाता है। वो संदीप से बात करने लगता है कि तभी दो मोटरसाइकिल सवार युवक उस हाइड्रा के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई ये हाइड्रा किसकी है। तभी ढाबे वाले ने बताया कि जो भाई साहब चाय पी रहे हैं ये हाइड्रा उन्हीं की है। अब वो दोनों युवक उस लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारी हाइड्रा हमें थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? यहाँ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर मेरी एक कार है जो नहर में गिर गई है और जिसे बाहर निकालना है। इधर वो लड़का जो होता है दिलीप, वो अपने भाई से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है अभी 2 मिनट रुको। अपने भाई को उसने ये सारी जानकारी दी। उसने बताया कि 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए हुए हैं और उनकी कार किसी नहर में गिर गई है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी निकाल दूं, आते जाते का कम से कम खर्चा निकल जाएगा और वो भी पैसे मैं ले लूंगा। वो तो चलो ठीक है तुम उसको देख लो। अब उसके बाद ये फोन रखता है और अपनी मतलब आए हुए उन दोनों लड़कों से बातचीत करने लगता है। वो लोग कहते हैं कि एक काम करो, हाइड्रा पहले यहीं रहने दो, आप आओ बैठो मेरे साथ, पहले चलो मुझे उस जगह पर चलो, आओ मेरे साथ मेरे मोटरसाइकिल पर बैठो, पहले उस जगह पर चलो जहां पर मेरी कार गिरी हुई है, पहले एक बार उसे देख लो, आप निकाल पाओगे भी या नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें दिलीप ने भी सोचा अच्छी बात है, पहले चल के देख आते हैं, आखिर 7 किलोमीटर हाइड्रा लेकर जाना फिर वापस आना, न निकल पाए वो भी एक दिक्कत होती है। और इतने अच्छे ग्राहक मिले भी हैं कि लेके भी जाएंगे और लेके वापस भी आएंगे। अब वो उस पर बैठ जाता है, बैठ के चला जाता है। जब वो उस पर बैठ के आगे बढ़ने लगता है तो तकरीबन जहां हाइड्रा खड़ी होती है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, जहां पर एक गांव रहता है पलिया। और उसी पलिया गांव के पास जब वो पहुंचता है तो ये दोनों उसे अपने मोटरसाइकिल से उतारते हैं और मारने लगते हैं। और मारने के बाद थोड़ा दूरी पर ढकेल कर एक गेहूं के खेत में पिस्टल से इसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वो दोनों जो लड़के होते हैं जो मोटरसाइकिल पर होते हैं वो घूमकर पीछे नहीं देखते हैं कि वो जिंदा है कि मर गया। बस इनका न जाने कौन सा ऐसा इरादा था जो इन्होंने उस लड़के को सिर्फ मारा और वहां से तुरंत बैक हुए और दोनों मोटरसाइकिल तेजी से भगाते हुए भाग जाते हैं। अब इधर ये लड़का चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। पलिया गांव की तरफ से जो आने वाली रोड होती है उस पर लोग आते जाते हैं। लोग किसी लड़के की चीखने की, कराहने की आवाज सुनते हैं तो राहगीर दौड़कर उस जगह पर जाते तो देखते गेहूं के खेत में एक शख्स होता है जो लहूलुहान पड़ा हुआ है। और उसे देखने के बाद जो राहगीर होते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव से लोग जुटना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही लोग जुटते हैं तो इस पूरे मामले की जानकारी कि किसी ने एक लड़के को गोली मार दिया है जो गेहूं के खेत में यहाँ पलिया गांव के पास पड़ा हुआ है 100 नंबर पर दे दिया जाता है। आनन फानन में पुलिस आती है, थाने से भी पुलिस आ जाती है, फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और इस लड़के को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल की तरफ भाग जाते हैं लोग, यानी पुलिस वाले लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी दरमियान इसके फोन पर उसके बड़े भाई यानी संदीप का फिर फोन आता है कि क्या हुआ, तुमने कार देखी? उधर से एक शख्स उठाता है, बोलता है मैं पुलिस से बोल रहा हूँ और इसको किसी ने गोली मार दिया, इसको लेके हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं। ये सुनते ही तो संदीप के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई कि अरे अभी तो वो जा रहा था कार देखने के लिए, इसको किसने गोली मार दिया। आनंद फानन में परिवार वाले लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उस हॉस्पिटल में इस युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है तो ये लोग उसे लेकर ग्वालियर भाग जाते हैं, वहां दिखाते हैं वहां के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन हर जगह उसकी हालत गंभीर ही बताई जाती है। उसके बाद वो लोग उसे ग्वालियर से लेकर आगरा आते हैं। आगरा के बाद वहाँ आसपास एक मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ ले जाकर भर्ती करते हैं। लेकिन 19 मार्च के बाद 21 मार्च आते आते ये दिलीप यादव अपनी आप को रोक नहीं पाता और आखिरकार इसकी मौत हो जाती है। यानी ठीक 3 दिन गोली लगने के बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। इधर पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके बॉडी को अब अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 गंभीर चोटें दिलीप यादव के ऊपर आई रहती हैं और से भी वो बेहोश भी हो जाया करता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जो और चौंकाने वाली बात रहती है वो ये रहती है कि किसी ने उसे बेहद नजदीक से गोली मारी, वो भी 315 बोर के पिस्टल से। अब ये सुनने के बाद पुलिस भी आश्चर्य में थी और परिवार वाले तो बेहद आश्चर्य में थे। पुलिस परिवार वालों से पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शक है, बताता है कि नहीं।
ऐसा तो कोई शख्स ही नहीं है जिससे मेरे बेटे की दुश्मनी रही हो और जो इसे गोली मार दे। पुलिस भी बड़े चक्कर में पड़ी रहती है। आखिरकार पुलिस उस लोकेशन की सीडीआर निकालती है, आसपास के गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। एक कैमरे में 2 मोटरसाइकिल सवार काफी तेजी से भागते हुए दिखाए जाते थे। अब पुलिस उसे जूम करती है, देखती है और उसमें से एक व्यक्ति जो होता है उसकी पहचान एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर तकरीबन 10 मुकदमे होते हैं उसके रूप में होती है, जिसका नाम होता है राम जी नायक। और जब राम जी की पहचान हो जाती है तो पुलिस सबसे पहले उसे ही उठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ शुरू होती है तो पहले तो वो मामले को घुमाता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था, आप लोगों ने मुझे ऐसे ही उठा लिया। लेकिन पुलिस वाले तो अपनी तरीके से जब पूछताछ करते हैं तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। फिर भी ये तो भले ही 10 मुकदमे थे लेकिन जिंदा तो था ना, तो इससे पुलिस वालों ने अपने तरीके से राजू गलवाना शुरू किए। इसने बताया कि मुझे तो एक लड़के ने उस लड़के को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी और मेरे साथ वो जो गाड़ी चला रहा है वो एक लड़का भी शामिल इस मामले में। पुलिस उसको भी उठाती है। वो बताता है कि मेरा तो कोई जान पहचान ही नहीं है, मुझे एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने 2 लाख रुपए, जो मेरा दोस्त है उसने 2 लाख रुपए में सुपारी तय करने की बात कही थी, जो मैं इसको जानता था तो मैंने तय कर दिया। अब पुलिस अनुराग को भी उठाती है, उससे भी पूछताछ करती है। अब इधर ये पूछताछ का दौर चलता ही रहता है कि समय हो चुका होता है 24 मार्च और 24 मार्च 2025 को अचानक दिलीप यादव के घर पर पुलिस पहुंचती है और पूछती है कि प्रगति यादव कहाँ है। जब ये बात पुलिस पूछती है तो घर वाले काफी शॉक रह जाते हैं कि प्रगति अभी तो बेचारी का हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरा है और इसे पुलिस क्यों खोज रही है। अब वो घर में है ऐसा घर वाले बताते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि उसको बाहर लेके आओ। अब घर वाले बेहद आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कौन सा नया बवाल आ गया, एक तो मेरा जवान बेटा मर गया, दूसरे बहू को पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं। आखिरकार उसे बाहर बुलाया जाता है। बाहर बुलाने के बाद उसे पुलिस गाड़ी में बैठाती है, थाने लेकर चली जाती है। परिवार वाले भी आनंद फानंद में भागे भागे थाने पहुंचते हैं। तब वहां पर जो एक नया मामला खुलकर सामने आता है, यकीन मानिए मेरठ मर्डर केस से भी खतरनाक ये अब कहानी बनने वाली है। और क्या होता है इस मामले में, अनुराग को सामने बैठाती है पुलिस और सामने ही प्रगति को भी बैठाया जाता है और पूछा जाता है कि अब तुम दोनों सच बोलोगे या पुलिस सच बताए। परिवार वाले सामने खड़े होते हैं। आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को बताना बयां करती है। पुलिस बताती है कि प्रगति अनुराग से तकरीबन 5-6 साल पहले से ही बेपनाह मोहब्बत करती थी। इतना मोहब्बत करती थी कि वो उसके प्यार में कई बार अपनी हाथ के नसें भी काटती। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को पता चला, क्योंकि प्रगति के घर से अनुराग का घर मात्र 500 मीटर की दूरी पर था और ये बात पता चलने के बाद परिवार वाले पूरे परिवार वाले लड़की के खिलाफ यानी प्रगति के खिलाफ हो जाते हैं। और इसी दरमियान जो इस घर की बड़ी बेटी है उसके देवर से इसकी शादी कराने की बात तय की जाती है। इधर प्रगति भी सोचती है कि दिलीप के पास तो करोड़ों का माल है, मैं सारा व्यवस्था बना दूंगी और वहां जाते ही मैं पैसों का इंतजाम करके अनुराग को बताती है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगी, फिर तुम मेरे पति का सुपारी दे देना, उसकी मौत हो जाएगी और फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, वो करोड़ों का संपत्ति भी मेरे पास आ जाएगा और मुझे जानबूझकर जब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे ही शादी कर लूंगी। इससे मेरा प्यार भी बच जाएगा, पति रास्ते से भी हट जाएगा और मुझे करोड़ों रुपए की कमाई भी बैठे बिठाई मिल जाएगी, करोड़ों रुपए की संपत्ति भी आ जाएगी मेरे पास। अब यही ठीक हालत होता है, जितने भी पैसे मुंह दिखाई में तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए के मिले होते हैं वो सारे पैसे ले जाकर ये प्रगति 17 मार्च 2025 को एक होटल में इससे यानी अनुराग यादव से मिलती है, उसको सारे पैसे देती है, बोलती है कि एडवांस के पैसे हैं, इसको रखो और किसी शूटर को तय करो, उसको ये सारे पैसे दो और इसको मरवाओ। और उसके बाद प्रगति, अनुराग और शूटर और उसका एक दोस्त, ये चारों लोग व्हाट्सएप पर जुड़े रहते हैं और वहां से वो जिस ढाबे पर रुकता है दिलीप, उससे वो व्हाट्सएप लोकेशन मांगती है, फोन करती है कि कहाँ हैं, जरा आप अपना व्हाट्सएप लोकेशन दीजिए, मैं भी तो देखूं अभी आप घर से कितनी दूरी पर हैं। वो व्हाट्सएप लोकेशन प्रगति अपने बॉयफ्रेंड को सेंड करती है और वो व्हाट्सएप लोकेशन वो उस शूटरों को सेंड करता है। फिर वो वहां पर पहुंचते हैं, उसे बहला फुसला कर एक बहाना बनाकर ले जाया जाता है और इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरठ से खतरनाक कहानी थी,
लेकिन एक बात मानिए कि मुस्कान रस्तोगी जैसी न जाने कितनी अभी भी लड़कियां मौजूद हैं जो अपने पति के ही जान का दुश्मन बनी हुई। शायद मैं ऐसी आपको कई हजारों कहानियां सुना सकता हूं जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी या तो पति ने उसके प्रेमी को मार दिया। अरे यार, यही बात तो नहीं समझ में आती कि जब शादी हुई है तो फिर प्रेमी की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है। ये तो बेहद आश्चर्य वाली बात है। और इस तरीके की कहानी अगर समाज में लगातार आती रही तो आप सोच सकते हैं कि समाज का क्या होगा। तो दोस्तों, आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। खास तौर से जो नवयुवक लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो शादी करने से पहले 50 बार सोचिए, उस लड़की के बारे में अच्छे से पता करिए, फिर ही हाँ करिए, वरना जान देने के लिए भी तैयार रहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।